नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक 21वीं सदी में बड़ी क्रांति लाएगी। गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा से छात्रों में केवल बौद्धिक क्षमता और कौशल का विकास ही नहीं, बल्कि उनके लिए नैतिक मूल्यों और चरित्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से निवेश के क्षेत्र में और अधिक अवसर बनाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के 75 शहरों में विशेष कार्यक्रम बाजार के माध्यम से संपदा सृजन विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश में औद्योगिक गतिविधियां इस वर्ष मार्च में मात्र 1.9% से बढ़कर अप्रैल में 7.1% हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले एक वर्ष में लंबित मामलों में लगातार कमी और मामलों के निपटान में 70% वृद्धि के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ भाजपा को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हारे। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक अब न केवल अंतरिक्ष की बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों की तकनीक बनने जा रही है। आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के हेडक्वार्टर के लिए सभी देशवासियों को और विशेष करके साइंटिफिक कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवाओं को कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग पोस्ट करना होता है तो उससे पहले वो अलर्ट करते हैं और अलर्ट में मैसेजिंग करते हैं, वॉच दिस स्पेस। भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए इन स्पेस का लॉन्च होना वॉच दिस स्पेस मोमेंट की तरह ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की ये प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मानवता का भविष्य विकास में है। श्री मोदी ने कहा कि 2 क्षेत्र अंतरिक्ष और समुद्र भविष्य में सबसे अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्पेस अंतरिक्ष के लिए महत्वपूर्ण है और ये युवाओं को भारत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों की प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। इन स्पेस भारत के युवाओं को, भारत के बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स को अपने टैलेंट दिखाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में, इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आया। इन स्पेस में भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है और इसलिए मैं आज जरूर इस बात को कहूंगा कि वॉच दिस स्पेस, इन स्पेस इज फॉर स्पेस, इन स्पेस इज फॉर पेस, इन स्पेस इज फॉर एस। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुधार लाकर इन स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र को विजेता बनाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो सकें। आज प्राइवेट सेक्टर
सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने मिशन चंद्रयान के दौरान भारत की ये भावनात्मक एकजुटता देखी है। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा बढ़ाना होगा। हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और स्पेस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत भूमिका देख रहा हूं। भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने, हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं कभी भी सीमित प्रयासों से साकार नहीं हो सकती। इस अवसर पर अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली इन स्पेस और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन स्पेस की घोषणा और स्थापना जून 2020 में की गई थी। ये अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त तथा एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इनमें 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 12 परियोजनाओं की आधारशिला और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों के लोगों का जीवन सुगम बनेगा। ये सारे प्रोजेक्ट नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर कल्याण और विकास की परियोजनाएं उनकी शासन शैली का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को हर संभव अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है कि गुजरात के इस जनजातीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में तेजी से विकास हुआ है, जो गुजरात के लिए गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब कल्याण और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र का पालन करते हुए पिछले 8 साल से इस गौरवशाली परंपरा को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के 100% सशक्तिकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों और कई नए क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया और आकांक्षाओं से जोड़ने में सफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कारोबार और संपर्क से जुड़ी योजनाओं से दूर दराज के इलाकों में लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनकी उपलब्धियों में समाज का कुछ न कुछ योगदान है।
मेरा आप सबको सुझाव होगा कि सदैव सीखने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो उपलब्धियां आपने अभी तक प्राप्त की हैं, उनमें किसी न किसी रूप में समाज का भी योगदान रहा है। यह समाज का आपके ऊपर ऋण है। इसे चुकाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इसे आप कैसे चुकाते हैं, कब चुकाते हैं, ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश के निर्माण की आधारशिला होती है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता और कौशल का विकास करे, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और चरित्र को भी मजबूत करे। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी अग्रणी देशों की प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। राष्ट्रपति ने कहा कि कई क्षेत्रों में युवाओं के समक्ष कई अवसर मौजूद हैं और भारत के युवाओं के पास इन अवसरों को उपयोग में लाने की दक्षता भी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने देश के 75 शहरों में विशेष कार्यक्रम बाजार के माध्यम से संपदा सृजन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सभी शहर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इस सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 1994 के बाद नीतिगत निवेश की योजना शुरू की गई और अब ये कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं तथा एफपीओ के साथ समान प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नीतिगत विनिवेश के माध्यम से निवेश के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए, जिसके नतीजे में देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। एक रिपोर्ट। दीपम की इस पहल का उद्देश्य भारत में निवेश और धन सृजन के साथ साथ नागरिकों के वित्तीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर वित्तीय विशेषज्ञों और निवेशकों ने 75 शहरों में स्थानीय आयोजन स्थल पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में पिछले 75 वर्षों में भारतीय पूंजी बाजारों की वृद्धि, साक्षरता और भारतीय पूंजी बाजारों के भविष्य जैसे व्यापक विषयों पर चर्चा हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए अरुण कुमार सिंह, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक 21वीं सदी में बड़ी क्रांति लाएगी। गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा से छात्रों में केवल बौद्धिक क्षमता और कौशल विकास का ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और चरित्रों को भी मजबूत किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से निवेश के
क्षेत्र में और अधिक अवसर बनाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के 75 शहरों में विशेष कार्यक्रम बाजार के माध्यम से संपदा सृजन विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश में औद्योगिक गतिविधियां इस वर्ष मार्च में मात्र 1.9% से बढ़कर अप्रैल में 7.1% हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले एक वर्ष में लंबित मामलों में लगातार कमी और मामलों के निपटान में 70% की वृद्धि के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ भाजपा को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत करेंगे और खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हारे। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी मार्च 2022 में 1.9% की तुलना में अप्रैल में बढ़कर 7.1% हो गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दौरान आईआईपी डेटा में सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल में 6.3% वृद्धि दर्ज हुई, खनन क्षेत्र में 7.8% और बिजली क्षेत्र में 11.8% की बढ़ोतरी हुई। आईआईपी एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचना के अधिकार आरटीआई मामलों की लंबित संख्या में लगातार कमी होने और अपील जल्द निपटाने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की है। आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना आयोग के राष्ट्रीय संघ की 14वीं विशेष आम बैठक में डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष आरटीआई के लंबित मामलों की संख्या लगभग 40,000 थी, जो अब कम होकर करीब 27,000 रह गई है। पिछले एक वर्ष में आरटीआई मामलों के निपटान की दर बढ़कर लगभग 70% हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत भाजपा को जानो कार्यक्रम श्रृंखला का हिस्सा है। ये श्रृंखला का चौथा आयोजन है। भाजपा अध्यक्ष अब तक 34 मिशन प्रमुखों से बातचीत कर चुके हैं। श्री नड्डा राष्ट्र निर्माण में भाजपा के इतिहास, संघर्षों, सफलताओं, विचारधारा और योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। केंद्र और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारें स्थानीय प्राकृतिक और मानव संसाधनों को जुटाकर त्रिपुरा को बांस आधारित टिकाऊ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का केंद्र बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हैं। बांस और बेंत त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक हैं। वैसे तो समूचे त्रिपुरा में लोग इस कार्य में लगे हैं, लेकिन अगरतला शहर, कैला शहर, धर्मनगर, खुवाई, सदर, सुआमुरा और बेलोनिया के उपमंडल इस शिल्प के केंद्र हैं। एक रिपोर्ट। 90 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके बांस को कानूनी रूप से वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया और इसे घास की श्रेणी में डाला गया है। इसमें ताड़, स्कम, ब्रश लकड़ी और बेंत भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य गैर वन क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देना है, ताकि इससे किसानों की आय में वृद्धि और देश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। त्रिपुरा के एक बांस उत्पादक किसान ने बताया कि कैसे उसने अपनी खेती का विस्तार करने के लिए सरकारी योजनाओं से मिली सुविधाओं का लाभ उठाया है। हम लोग तो फार्मर है ना, बाम्बू का प्लांटेशन करता है, ज्यादा फायदा होता है। यहाँ से दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है और बाहर में भी जाता है। हमारा इधर 10-12 लोग पूरा साल में काम करता है। मोदी जी ने बोला है, वो न्यूज में देख रहा है, बाम्बू का ऐसा सब कुछ हो रहा है। इस काम करने के लिए डिसीजन लिया है मैंने। पहले तो 50,000 किया था, अभी 2.5 लाख हो गया। जो उन लोग बोतल बना रहा है, वो फर्नीचर बना रहा है, उन लोग को हमारा इधर से बाम्बू भी दे देता हूँ। ये कदम न केवल आजीविका के पारंपरिक तरीकों को व्यापक और समृद्ध करेगा, बल्कि इससे संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित होंगे।
प्रत्युष घोष और निशात अजीज की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं कनकलता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की 7वीं कड़ी आज रात 9:30 बजे से प्रसारित करेगा। इसका विषय है कुदरत की सैरगाह। ये विशेष कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवा के बारे में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देश न केवल उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेंगे बल्कि उद्योग को विज्ञापनों की वास्तविकता के बारे में भी समझाएंगे। यदि किसी उत्पाद के बारे में विज्ञापन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक रमानाथ टैगोर का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1873 में 10 जून को उनका निधन हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही वे राम मनोहर राय के विचारों से प्रभावित थे और ब्रह्म समाज के मूल ट्रस्टियों में एक थे। सदी के कोलकाता की जानी मानी सामाजिक हस्ती रमानाथ टैगोर का जन्म 26 अक्टूबर 1801 को हुआ था। वे द्वारका नाथ टैगोर के छोटे भाई थे। ब्रह्म समाज की स्थापना में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। रमानाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन की भी पहल की तथा 1867 से 1877 तक इसके अध्यक्ष रहे। इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। रमानाथ ने प्रसन्ना कुमार टैगोर के साथ मिलकर इंडियन रिफॉर्मर अखबार निकालना शुरू किया। उन्होंने हिंदू के छद्म नाम से हरकारा और इंग्लिश मैन के लिए भी व्यापक योगदान किया। बंगाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में रमानाथ टैगोर ने काश्तकारों के अधिकारों की वकालत की और इसके लिए उन्हें रैयत मित्र का नाम दिया गया। 1873 में उन्हें वायसराय की काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया और वायसराय लिट्टन द्वारा उन्हें महाराजा की पदवी दी गई। रमानाथ टैगोर अपनी अंतिम सांस तक आम लोगों के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पुनाका कनकम्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 10 जून 1892 को हुआ था। कनकम्मा ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। अपने जिले में लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना जैसे जनहित कार्य का श्रेय भी उन्हें जाता है। पुनाका कनकम्मा को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से तेलुगु, हिंदी और संस्कृत में दक्षता प्राप्त कर ली थी। 1913 में कनकम्मा ने समाज की सेवा के लिए नेल्लौर के निकट पोटलापुड़ी गांव में सुजन रंजनी समाजम की शुरुआत की।
वे हमेशा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जुटी रहीं। कुछ समय के लिए वे क्रांतिकारी राजनीति से भी जुड़ी। उन्होंने 1907 में बिपिन चंद्र के नेल्लोर आगमन की मेजबानी की। बाद में कनकम्मा महात्मा गांधी के सिद्धांतों की समर्पित शिष्या बन गईं। उन्होंने नेल्लोर के निकट पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के लिए 13 एकड़ जमीन दान में दी। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1921 को इस आश्रम का शुभारंभ किया। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल होने पर कनकम्मा को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। 1923 में कनकम्मा ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना की थी। गांधी जी ने विद्यालयम के स्थायी भवन की आधारशिला 1929 में रखी। श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम विस्तृत होते होते लगभग 23 एकड़ क्षेत्र में फैल चुका है और आज कर्नाटक के लिए एक जीवंत स्मारक है। कनकम्मा 1963 में अपनी मृत्यु तक जनहित कार्यों में लगी रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मक्का पासी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। मक्का अवध के नवाब की सेना में एक उच्च सैन्याधिकारी थे। उन्होंने 200 सैनिकों को संगठित किया और अवध से बाराबंकी से होकर गुजर रहे ब्रिटिश बटालियन से मोर्चा लेने के लिए उनका नेतृत्व किया। मक्का और उनके सहयोगियों ने 10 जून 1857 को आगे बढ़ रही सेना को चिन्हट गांव के निकट रोक दिया। भीषण मुठभेड़ में अंग्रेज सैनिकों की गोली से मक्का पासी का निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा की 16 सीटों पर मतदान हुआ। हरियाणा में निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा नियमों का उल्लंघन के कारण परिणाम रोक दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सांस्कृतिक शाखा संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य बाबा योगेंद्र का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा योगेंद्र का निधन संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा पहले स्थान पर बना हुआ है, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर है। आज बालिकाओं के जूडो के 40 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की मिताली भोपाल ने जीता। बालक वर्ग में हॉकी में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन हार गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंतरिक्ष तकनीक 21वीं सदी में बड़ी क्रांति लाएगी। गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षा से छात्रों में केवल बौद्धिक क्षमता और कौशल का विकास ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और चरित्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से निवेश के क्षेत्र में और अधिक अवसर बनाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश में औद्योगिक गतिविधियां इस वर्ष मार्च में मात्र 1.9% से बढ़कर अप्रैल में 7.1% हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले 1 वर्ष में लंबित मामलों में लगातार कमी और मामलों के निपटान में 70% की वृद्धि के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और आईआईएम्स का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।